डेमोक्रेसी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, यूएस ने, अमेरिका ने एक डेमोक्रेसी समिट इनवाइट किया था, अभी मीटिंग इनवाइट की थी और बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट किया था। वहाँ पे इंडिया ने भी अटेंड किया। इंडिया ने वहाँ पे कहा कि सोशल मीडिया और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी सारी कंट्री को मिलकर कदम उठाना चाहिए। इनसे जो साइबर सिक्योरिटी से थ्रेट है और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इनको कंट्रोल करने के लिए। तो डेमोक्रेसी अभी न्यूज में है। तो डेमोक्रेसी वैसे तो भाई साहब हर साल न्यूज में ही रहती है। क्या है डेमोक्रेसी, इसमें ये समझेंगे हम सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल बॉटम से समझेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक सरकार का ही सिस्टम है, सरकार है एक प्रकार की, जिसमें खुद सिटीजन, वहां किसी भी देश के नागरिक अपनी पावर को दिखाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके। या तो खुद सिटीजन कानून बनाएंगे, जैसे मान लो बहुत सारी कंट्री हैं जिसमें सिटीजन कानून बनाते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और कई कंट्री ऐसी हैं जैसे हमारा इंडिया, जहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि हम चुनते हैं एमपी और एमएलए को। एमपी एमएलए हमारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, सांसद और विधायक, एमपी और एमएलए। और ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। यानी कि जो किसी देश के सिटीजन है वो अपनी पावर डायरेक्टली या अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके पावर को एक्सरसाइज करते हैं, अपने लोगों में से ही, अपने लोगों में से इलेक्ट करते हैं गवर्निंग बॉडी बनाने के लिए। गवर्निंग बॉडी जैसे पार्लियामेंट, यानी कि लॉ बनाने वाली बॉडी एक बना देते हैं। जैसे पार्लियामेंट में हम एमपी इलेक्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमपी हो जाते हैं और ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। यानी कि इब्राहिम लिंकन का हम कोट अगर याद करें, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, इब्राहिम लिंकन, उन्होंने भी बोला था कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल। देखो, लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा ही चुनी गई है और लोगों के लिए ही चुनी गई है। लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई है और लोगों के लिए ही चुनी गई है। यानी कि लोगों के लिए कानून बनाएंगे, लोग ही चुनेंगे अपने कानून बनाने वाले लोगों को, जो कानून बनाएंगे लोगों के लिए। यानी कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी, देखो ये भी समझा जाता है कि रूल ऑफ द मेजोरिटी बोला जाता है। जैसे डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है, जिस पार्टी ने ज़्यादा सीट जीत ली पार्लियामेंट में, उसकी गवर्नमेंट बन गई, यानी कि मेजोरिटी। 50% से जिसकी ज़्यादा सीट है उसकी मेजोरिटी बन गई, यानी कि वो बहुमत में है। तो रूल ऑफ द मेजोरिटी भी बोला जाता है। यानी कि डेमोक्रेसी में पावर इनहेरिट नहीं की जाती। इनहेरिट का मतलब जैसे मोनार्कल सिस्टम होता है, हेयरडायरेटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, हेयरडायरेटरी सिस्टम में या मोनार्कल सिस्टम में, उसमें भाई साहब राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन ऐसा इसमें थोड़ी नहीं है, पावर इनहेरिट थोड़ी की जा रही है। प्रधानमंत्री का बेटा थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन रहा है, इसमें तो इलेक्ट करते हैं लोग हर 5 साल में, या जितने भी साल डिफाइन किए होते हैं किसी डेमोक्रेसी में। 4 साल में इलेक्शन होते हैं, जैसे यूएस में 4 साल में होते हैं, हमारे यहाँ पे 5 साल में होते हैं। तो पीपल इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, नेता को, कोई पावर इनहेरिट नहीं की जाती। रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, और जो सिटीजन है, नागरिक किसी भी देश के, वो अपने देश में वोट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। और जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है वो पावर में आ जाता है, वो एमपी एमएलए बन जाते हैं, वो फिर कानून बनाते हैं लोगों के लिए। तो ये है डेमोक्रेसी। ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं इसकी हमारे इंडिया में। देखो, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है, भारत है? क्योंकि देखो, भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की। लेकिन चाइना क्या है भाई साहब, डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में, वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम है चाइना में, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है चाइना में। लेकिन भारत में लोकतंत्र। और चाइना के बाद पॉपुलेशन किसकी से ज़्यादा, इंडिया की। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन हो गया, इंडिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी डेमोक्रेसी की जो है वो इंडिया है, डेमोक्रेटिक नेशन। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है डेमोक्रेसी यूएस को, अमेरिका को। तो इंडिया डेमोक्रेटिक नेशन कब बना, आज़ादी के बाद, जब ब्रिटेन यहाँ से छोड़ के गया था 1947 में, तब हम आज़ाद बने और डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट टू वोट भी है, यानी कि वोट करने का अधिकार भी है हमारे भारत के नागरिक के पास, और राइट टू इलेक्ट देयर लीडर भी है, यानी कि अपने जो लीडर है, नेता हैं, खुद चुनाव करके उन्हें चुन सकते हैं। इंडिया का रोल क्या रहा है, इंडिया का क्या योगदान रहा है डेमोक्रेसी को मजबूत करने में? इंडियाज रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, क्या रोल रहा है? पहले हम पढ़ेंगे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने क्या योगदान दिया है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए।
पहले है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि देखो इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना हमारा, ये ट्रेनिंग देता है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब डिफरेंट डिफरेंट देश में जाके कि इलेक्शन कैसे कराया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि धांधलेबाजी के बिना, करप्शन के बिना कैसे इलेक्शन किया जाए, इसकी ट्रेनिंग देता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे एशिया, अफ्रीका की और भी कई सारे रीजन है वर्ल्ड में, इनको ट्रेनिंग दे के आया हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है हमारी डेमोक्रेसी। जितनी भी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है देश में, पूरे कंट्री में जितने भी देश सक्सेसफुल रहे हैं डेमोक्रेसी के मामले में, उनमें से इंडिया भी एक आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये एक पार्टनरशिप बनाई इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर ही है ये एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्रिटिकल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट को ये एक तरह से सहायता देती है, डेवलपिंग या न्यू डेमोक्रेसी, कोई अभी अभी डेमोक्रेसी बनती है उनकी सहायता करती है ये बॉडी। एग्जाम्पल हैं जैसे अफगान का पार्लियामेंट बनाने के लिए इंडिया ने सहायता दी, म्यांमार में बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड की एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए म्यांमार में। हालांकि अब म्यांमार में कू हो गया, उसकी हम डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेसी के थ्रेट में आते हैं, यानी कि चैलेंजेस में आते हैं, चुनौतियां में, प्रॉब्लम में, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिया ने सपोर्ट तो किया म्यांमार को, अफगान को, अफगानिस्तान को। नेक्स्ट है इंडिया ने वर्ल्ड में फंडिंग दी डेमोक्रेसी वाचडॉग को। डेमोक्रेसी वाचडॉग का मतलब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम करती रहती हैं, उनको फंडिंग देता है इंडिया। यूएस के साथ मिलकर इंडिया ने यूएन डेमोक्रेसी फंड क्रिएट किया, तो इसमें कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज हैं जो उनको डेमोक्रेसी सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये फंड प्रोवाइड करते हैं अमेरिका यूएस के साथ मिलकर। इंडिया इंसिडेंटली क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन, ये डेवलपमेंट जो है फंड, ये यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड है जो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो फंडिंग देते हैं उनमें से एक इंडिया भी है। ये लगभग 66 एनजीओ को सपोर्ट करता है साउथ एशिया में। जो यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी कॉक्सस है एक, ये भी इंडिया की सहायता से बना। ये जो बनी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी कॉकस, ये देखो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है उसी के अंदर बनी हुई है। ये भी डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स हैं उनमें जो वैल्यूज है उनको प्रमोट करने के लिए काम करती है, तो ये भी इंडिया की सहायता से बनी यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी कॉकस। अब इंडिया ने वर्ल्ड में तो ये काम किए डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, तो इंडिया ने अपने इंडिया में क्या काम किए हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत रहे। पहला है ब्रेकिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमारे इंडिया में आज़ादी से पहले नस्ल के नाम पे, यानी कि रेशियल, प्रजाति के नाम से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव होता था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अडॉप्ट किया कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन हटाए गए। और जो दलित वुमन है, जो कमजोर वर्ग से वुमन आती है महिलाएं, उनको रिप्रेजेंटेशन दी, रिजर्वेशन प्रोवाइड करके दी, उन्हें चीफ मिनिस्टर तक भी बनाया, हाईएस्ट ऑफिसर रही। और देखो प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी है हमारे देश में इंदिरा गांधी जी, तो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट दी। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़का और लड़की के आधार पे, तो इसको भी खत्म करने के लिए इंडिया ने काम किया। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके आई, इससे जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, साधारण लोग हैं, उनको भी एक तरह से सूचना का आधार दिया। वो एक पिटीशन डाल के 10 रुपये लगते हैं भाई साहब, किसी के बारे में सूचना ले सकते हैं, जिसका ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि इसकी सूचना ली जा सकती है। तो सिविल सोसाइटी की मदद से ये आया ये एक्ट। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किया हमारे संविधान में 1992 में। इनके जरिए थर्ड टायर गवर्नमेंट जोड़ी, लोकल लेवल पे, अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में। देखो जो पहले पंचायत के इलेक्शन होते थे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं थी, हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं थे 1992 से पहले। ये 1992 के बाद ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट किए हमारे संविधान में सुधार किए, तब आए। यानी कि जो ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद के जो इलेक्शन होते हैं, ग्राम में देखो एक विलेज में सरपंच के इलेक्शन होते हैं, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हमारे संविधान में प्रोविजन दी हुई है। 3 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो सरपंच या पंचायत समिति के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर भी बोलते हैं, या जिला पार्षद जो खड़े होते हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से जो ऐसी एक्सरसाइज की जाती है थर्ड टीयर लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी हमारी कंट्री में ऐसे डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, अब इतने तो इंडिया ने वर्ल्ड और इंडिया लेवल पे एक्सरसाइज की डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। लेकिन डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन सी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम क्या है, कंसर्न क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पहले देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे क्या चैलेंजेस है, फिर इंडिया लेवल पे देखेंगे। वर्ल्ड लेवल पे है डिक्लाइनिंग इन पॉलिटिकल राइट एंड सिविल लिबर्टीज। देखो वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या न्यूली एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या रिच एस्टेब्लिश कंट्रीज हैं, उनकी डेमोक्रेसी में ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे पॉलिटिकल राइट का हनन होता है,
उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है अधिकारों का। एक रिपोर्ट के अनुसार जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2020 की, इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन की 9% ही केवल फुल डेमोक्रेसी में रहती है। सिर्फ फुल डेमोक्रेसी में 9% पॉपुलेशन ही रहती है, बाकी की जो 91% पॉपुलेशन है वहाँ पे डेमोक्रेसी घटती जा रही है। जैसे रिसेंट एग्जांपल है, म्यांमार में डेमोक्रेसी आ गई थी भाई साहब, वहाँ पे इलेक्शन होकर गवर्नमेंट बनी, लेकिन मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू, देखो इसको कूप नहीं पढ़ते, कू पढ़ते हैं इसको। तो मिलिट्री ने हत्या ली वहाँ पे सत्या, और जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई थी उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया वहाँ की मिलिट्री ने, फोर्स ने। ऐसे तुनिसिया और सूडान में हुआ। तो ये एंटी डेमोक्रेट की फोर्सेज बढ़ती जा रही हैं, जिनकी वजह से जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है वो घटती जा रही है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो जिनसे ये आप कह पाओ कि हवा में बातें नहीं कर रहे हो कि डेमोक्रेसी घटती जा रही है, क्योंकि आपके पास एग्जांपल है म्यांमार, तुनिसिया, सूडान के। नेक्स्ट है राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म। देखो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट भी बढ़ती जा रही है। ऑथोरिटेरियन का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे अथॉरिटी जो लॉ पास करे, जो बोल दे वो क्या है, जो वहाँ के ऑफिसर है माने ही, वहाँ के सिटीजन माने ही। और सिटीजन को वहाँ का अधिकार भी बहुत कम होते हैं, उनके अधिकारों की इतनी अहमियत नहीं होती जैसे डेमोक्रेसी में होती है, वो होती है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी, ये पावर भी बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलरली चाइना में बढ़ती जा रही है, और वेस्ट में भी, रिच यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। ये यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बोला है चाइना को लेके, क्योंकि चाइना ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी नॉर्म्स को रीडिफाइन करता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो, चाइना ने अपनी मिलिट्री का यूज किया है, डिप्लोमेटिक मीन्स का यूज किया ताइवान को धमकाने के लिए। ताइवान, और आपको पता हांगकांग को ये रूल करता है वन कंट्री टू सिस्टम के जरिए। ये पॉलिसी है चाइना की, वन कंट्री टू सिस्टम, इसके जरिए, स्ट्रेटजी के जरिए रूल करता है हांगकांग और ताइवान में, यानी कि साउथ चाइना सी में ये देखने को मिलता है। ऐसा डेमोक्रेटिक जो मीन्स घटते जा रहे हैं, ऑथोरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है। उइगर जो मुस्लिम यहाँ पे चाइना में रहते हैं उन पे अत्याचार करता रहता है, बहुत बार ये न्यूज आती रहती है, उन पे टॉर्चर करता है। तो ये अथॉरिटेरियनिज्म चाइना का बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया में कैसे घटता जा रहा है, ये क्या रिपोर्ट बोलती है? देखो एक फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट है, फ्रीडम हाउस 2021 रिपोर्ट। ये इंडिया को पार्टली फ्री बोलती है कि फुल डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। एक वी डैम रिपोर्ट है, ये भी कह रही है इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब है कि इलेक्शन के जरिए मेजोरिटी पार्टी रूल में आती है, वो जो कहती है, वो जो मनवाना चाहती है वही चलता है। डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है वो घटते जा रहे हैं, यानी कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ती जा रही है। एक ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 की रिपोर्ट है ये। इसे आइडिया नाम का एक इंस्टीट्यूट है वो निकालता है। ये इंस्टीट्यूट कब बना, कैसे, इसकी इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार जो 10 मोस्ट बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी हैं, जिनमें डेमोक्रेसी घटती जा रही है, उनमें से इंडिया भी एक कंट्री है, इस रिपोर्ट में रखा गया है। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है आगे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए? देखो क्या किया जा सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जाए, यानी कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं उनकी मदद की जाए, डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस उन्हें बताई जाए और डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी लाई जाए इंडिया के लोगों के बीच में। सारे जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के पार्ट हैं, चाहे जुडिशरी, चाहे एग्जीक्यूटिव, चाहे लेजिस्लेचर, चाहे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, इनमें क्या है, हारमनी लाई जाए, एक दूसरे में कॉपरेशन बढ़ाई जाए और लोगों में ट्रस्ट अपहोल्ड की जाए, लोगों में ट्रस्ट बताई जाए कि डेमोक्रेसी का क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को इंश्योर करने के लिए लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास पहले जगाओ। तो गवर्नमेंट को जितने भी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के खिलाफ की जाती है उन सबको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मीडिया क्रिटिसाइज करती है, तो क्रिटिसिज्म अपनी बुराई को एक्सेप्ट करे अगर कुछ बुराई है तो, यानी कि थॉटफुल और रेस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स दे गवर्नमेंट, तभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्ट्रेंथन होंगी, मजबूत होंगी। जो प्रेस है यानी कि मीडिया है, जुडिशरी है, इसके बीच में गवर्नमेंट क्या है, इंटरफेयर ना करे, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस ना हो, हस्तक्षेप ना हो इनके मामले में, जुडिशरी के मामले में, कोर्ट वगैरह के मामले में, प्रेस के मामले में, प्रेस को भी आज़ादी हो, इंडिपेंडेंटली काम करें एग्जीक्यूटिव से। तो इसके जरिए गवर्नमेंट क्या है, सरकार इंडिया, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन कर सकती है, मजबूत कर सकती है।